गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत आप सभी का अपनी इस मैथमेटिक्स की ऑनलाइन क्लासेस में। जैसा कि आप जानते हैं कि हम 12वां चैप्टर स्टार्ट कर चुके हैं और जिसमें हमने 12.2 एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट कर ली है। आज हम बच्चों आगे की तरफ मूव करेंगे जिसमें हम अवकलन समीकरण के हल के बारे में पढ़ेंगे। कितने प्रकार के अवकलन समीकरण के हल होते हैं, उनके सॉल्यूशंस निकालने की कौन कौन सी विधियाँ हैं, उन सब के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। देखिए बच्चों, यहाँ पे आपको ध्यान देने वाली बात है कि अगर अवकलन समीकरण के हल की बात करें तो यहाँ पे अवकलन समीकरण के 3 प्रकार के हल होते हैं। पहला हल होता है बच्चों यहाँ पे अवकलन समीकरण का व्यापक हल। कौन सा हल होता है यहाँ पे? अवकलन समीकरण का व्यापक हल, जिसको हम लोग यहाँ पे जनरल सॉल्यूशन बोल सकते हैं। उसके बाद में हम बात करें बच्चों व्यापक हल के बाद में, उसके बाद में अपने पास आता है यहाँ पे विशिष्ट हल। कौन सा हल आता है बच्चों यहाँ पे? अवकलन समीकरण का विशिष्ट हल। और 3 नंबर पे आता है बच्चों इसका विचित्र हल। कौन सा हल आता है यहाँ पे? विचित्र हल। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि व्यापक हल से क्या तात्पर्य है, विशिष्ट हल से क्या तात्पर्य है और विचित्र हल का क्या मतलब है। देखिए बच्चों, यहाँ पर मैं एक अवकलन समीकरण ले रहा हूँ d² y में dx² प्लस का y बराबर 0। इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाली जो समीकरण है वो y बराबर a cos x प्लस में b sin x है। जब मैं इसका प्रथम कोटि द्वितीय कोटि का अवकलन करके यहाँ पे वैल्यू रखता हूँ तो ये समीकरण को सेटिस्फाई करती है, यानी कि ये हल जो है वो इस समीकरण को प्रदर्शित करता है। ये हल जो है वो इसी समीकरण का होगा। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर ये जो सॉल्यूशन है, ये जो हल है इस अवकलन समीकरण का, ये जो हल है ये एक व्यापक हल है बच्चों। कैसे? यहाँ पे स्विच अचर जो है a और b इस्तेमाल किए गए हैं। यहाँ पे क्या इस्तेमाल किए गए हैं? स्विच अचर a और b इस्तेमाल किए गए हैं। तो याद रखिए बच्चों, किसी भी अवकलन समीकरण के व्यापक हल का तात्पर्य क्या होता है? जितनी कोटि की वो अवकलन समीकरण है, अगर उसके हल में उतने ही स्विच चर हैं तो वहाँ पर वो हल जो है वो कौन सा हल कहलाता है? व्यापक हल कहलाता है। या यूं कहिए कि a और b से संबंधित कोई अगर हल होगा तो वो व्यापक हल कहलाएगा, क्योंकि यहाँ पर a और b जो है वो स्विच चर हैं। यहाँ पे a और b की वैल्यू अगर मैं कोई पर्टिकुलर रख देता हूँ तो वहाँ पर ये कौन सा हल बन जाएगा? विशिष्ट हल बन जाएगा। तो देखिए बच्चों, a और b के विभिन्न मानों के संगत आपको y के विभिन्न मान प्राप्त होते जाएंगे। इसका मतलब यहाँ पर a और b के रूप में अगर मैं इसके हल को प्रदर्शित कर रहा हूँ, इट मीन्स ये व्यापक हल है। और बच्चों, जब a और b अपना कोई विशिष्ट मान ग्रहण कर लेते हैं, जैसे a बराबर किसी वजह से 3 आ गया और b का मान जो है वो 4 आ गया, तो जो सॉल्यूशन है वो अपना बन जाएगा 3 cos x प्लस में 4 sin x। तो देखिए बच्चों, ये हल जो है वो कहलाता है विशिष्ट हल और ये जो हल है वो कहलाता है व्यापक हल। तो बच्चों, आप समझ सकते हैं यहाँ पे एक ही अवकलन समीकरण के यहाँ पे 2 हल मैंने आपको बताए हैं। यहाँ पर a और b के रूप में जब मैंने इस हल को लिखा तो ये हल कहलाता है व्यापक हल, क्योंकि a और b अपना कोई भी मान इस वक्त ग्रहण कर सकते हैं, तो यहाँ पर ये व्यापक हल होगा। और जब ये अपना कोई विशिष्ट मान ग्रहण कर लेते हैं और जो पर्टिकुलर सॉल्यूशन मुझे प्राप्त होता है वो कहलाता है इस अवकलन समीकरण का विशिष्ट हल। और विचित्र हल बच्चों एक ऐसा हल जिसमें स्विच चर a और b होते ही नहीं है, स्विच चर a और b होते ही नहीं है, इस प्रकार के सॉल्यूशन को हम विचित्र हल कहते हैं। बच्चों, विचित्र हल जो है वो अपने सॉल्यूशन में, अपने सिलेबस में नहीं है। विचित्र हल जो है वो अपने सिलेबस में नहीं है। बस आपको इतना ध्यान रखना कि विचित्र हल किसी भी अवकलन समीकरण का वो हल होता है जिसमें स्विच चर जो है वो नहीं होंगे, और व्यापक हल वो हल होता है किसी भी अवकलन समीकरण का जिसमें उसकी कोटि के बराबर स्विच चर होते हैं। और विशिष्ट हल होता है बच्चों की व्यापक हल में जब a और b जो स्विच चर हैं वो अपनी कोई पर्टिकुलर वैल्यू जो है वो ग्रहण कर लेते हैं, जैसे 3 और 4 मैंने एक एग्जाम्पल के तौर पर बताया है। तो ये जो सोल्यूशन है वो कहलाता है विशिष्ट हल। तो देखा बच्चों आपने यहाँ पे स्विच किसी भी अवकलन समीकरण के व्यापक हल, विशिष्ट हल और विचित्र हल का यहाँ पे क्या मतलब हुआ। अपने सिलेबस में यहाँ पे विचित्र हल नहीं है, इस वजह से इसके बारे में ज़्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे। तो देखिए बच्चों, अब हम बढ़ते हैं एक्सरसाइज की तरफ, प्रश्नावली की तरफ। देखिए बच्चों, प्रश्नावली 12.3 हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ पे हमें यहाँ पे किसी भी हल को, अवकलन समीकरण का हल सिद्ध करना है। जैसे यहाँ पे इस क्वेश्चन में दिया गया है कि y² बराबर 4a इंटू एक्स प्लस a को मुझे अवकलन समीकरण y इंटू 1 माइनस dy बाई डी एक्स की होल स्क्वायर बराबर 2x इंटू dy बाई डी एक्स का हल शो करना है। तो देखिए बच्चों, हम इसका हल किस प्रकार से शो करेंगे। किसी भी सॉल्यूशन को, किसी भी अवकलन समीकरण का हल सिद्ध करने के लिए बच्चों हमारे पास 3 तरीके होते हैं।
3 वेज होते हैं, आप उसको समझने का प्रयास कीजिए। मैं उस हल को सोल्व करके वहाँ से अचर राशि का विलोपन करके वो अवकलन समीकरण प्राप्त कर सकता हूँ, जैसा कि हमने 12.2 में किया था। या उस अवकलन समीकरण को सोल्व करके किसी विधि से हम उस हल को प्राप्त कर सकते हैं जो हमसे दिया गया है। या अवकलन समीकरण जो सॉल्यूशन मुझे दिया गया है वहाँ से dy/dx का मान निकालकर दिए गए सॉल्यूशन में जब मैं लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड में जब वो वैल्यू रखता हूँ और अगर LHS और RHS दोनों पक्ष आपस में बराबर आ जाते हैं, तब भी वो हल उस अवकलन सॉल्यूशन का माना जाएगा, अवकलन समीकरण का माना जाएगा। तो देखिए बच्चों, वो डिपेंड करता है अलग अलग क्वेश्चंस पे, अलग अलग सिचुएशन पे कि किस प्रकार का हल है। कई बार हल से सॉल्यूशन निकालना आसान होता है, अवकलन समीकरण से हल को निकालना आसान होता है। कई बार सॉल्यूशन का उपयोग हल अवकलन समीकरण में करके LHS और RHS को बराबर करना भी आसान होता है। ये डिपेंड करता है आपके अभ्यास पे और आगे आपकी एक्सरसाइज पे। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे हम लोग इस क्वेश्चन को प्रूफ कर रहे हैं कि y² बराबर 4a × x + a इस अवकलन समीकरण का हल है। तो हम यहाँ पे कौन सी विधि अपनाएंगे बच्चों? जो हल मुझे यहाँ पे दिया गया है, जो हल मुझे यहाँ पे दिया गया है उसको मैं यहाँ पे समीकरण नंबर 1 मानूंगा। यहाँ से मैं dy/dx का मान निकालूंगा और लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में रखूंगा, और अगर मेरे पास LHS और RHS दोनों बराबर आ जाते हैं तो निश्चित तौर पे ये हल इस अवकलन समीकरण का होगा। ये बात यहाँ पे प्रूफ हो जाएगी। तो देखिए बच्चों, मैं इसका x के सापेक्ष अवकलन करूँगा तो मेरे पास क्या आएगा? यहाँ पे आएगा 2y और y का अवकलन हो जाएगा dy/dx, और यहाँ पे मेरे पास 4a अचर राशि है और x + a का x के सापेक्ष अवकलन 4a होता है। तो देखिए बच्चों, यहाँ से जो मुझे dy/dx का मान मिलेगा वो मेरे पास 4a/2y यानी कि 2a/y प्राप्त होगा। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे dy/dx का मान मैं रखता हूँ लेफ्ट हैंड साइड में। तो मेरे पास देखिए बच्चों, लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पे कौन सा पद दिया हुआ है? y इंटू में 1 - dy/dx की होल स्क्वायर। तो देखिए बच्चों, मैं यहाँ पे क्या करूँगा? y इंटू में 1 - dy/dx की वैल्यू समीकरण नंबर 2 से यहाँ रखेंगे तो बच्चों dy/dx का वर्ग करेंगे तो ये बन जाएगा बच्चों 4a² / y²। और बराबर में देखिए बच्चों, यहाँ पे जब इसको आगे सोल्व करेंगे तो अपने पास क्या आएगा? y, जैसे मैं यहाँ पे y का जब अंदर गुणा करेंगे बच्चों तो अपने पास आएगा यहाँ पे y - 4a² y। अपने पास क्या आएगा? y - 4a² y। जैसे मैं यहाँ पे y लघुत्तम लेता हूँ बच्चों तो मेरे पास आएगा y² - का 4a²। अब देखिए बच्चों, यहाँ से y² की वैल्यू जब मैं समीकरण नंबर 1 से यानी कि 4a × x + a यहाँ पे रखूँगा तो यहाँ पे y² विलोपित हो जाएगा। तो मेरे पास क्या आएगा? देखिए बच्चों, 4a को x + a से गुणा करेंगे तो आ जाएगा यहाँ पे 4ax, प्लस में मेरे पास आ जाएगा बच्चों यहाँ पे 4a²। यहाँ पे देखिए बच्चों, यहाँ पर है माइनस का 4a² और बट्टे में है y। तो बच्चों 4a² से 4a² कटेगा, यहाँ पर आ जाएगा 4ax/y। तो देखिए बच्चों, लेफ्ट हैंड साइड में dy/dx की वैल्यू रखकर मैंने यहाँ पे जो पार्ट निकाला है, जो पद मेरे पास आया है वो है 4ax/y। अब देखिए बच्चों, मैं यहाँ पे लेके चल रहा हूँ राइट हैंड साइड। कौन सी साइड? राइट हैंड साइड। मेरे पास यहाँ पे दिया हुआ है 2x dy/dx, 2x इंटू में dy/dx। अब देखिए बच्चों, जैसे मैं यहाँ पे dy/dx की वैल्यू रखता हूँ 2a/y तो गुणा करने पे मुझे यहाँ पे 4ax/y प्राप्त होता है। तो देखिए बच्चों, आप देखेंगे यहाँ पे dy/dx की वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में रखने पर अपने पास दोनों ही पद जो हैं वो समान रूप से प्राप्त होते हैं। अर्थात यहाँ पे LHS जो है बच्चों वो बराबर है RHS के। इसका मतलब दिया गया सॉल्यूशन इसी अवकलन समीकरण को इंडिकेट करता है। ये बात यहाँ पे प्रूफ हो जाती है। इसका एक तरीका और भी हो सकता है बच्चों, यहाँ से हम लोग a का विलोपन कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे इसका प्रथम कोटि का अवकलन करके यहाँ से मैं 4a का जो मान मेरे पास आया है तो ये 4a का मान मैं यहाँ रखूँगा, a को यहाँ से विलोपित करूँगा, उसके बाद सोल्व करने पे जो अवकलन समीकरण आएगी वो इसी रूप में मुझे यहाँ पे प्राप्त हो जाएगी। तो वो भी इसका एक तरीका है सोल्व करने का, और ये भी एक तरीका है इसको सोल्व करने का। तो देखिए बच्चों, हम करने जा रहे हैं यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन, जिसमें मुझे दिया गया है कि सिद्ध कीजिए कि y बराबर a e² - 2x प्लस b e² x जो है वो अवकलन समीकरण d² y/dx² प्लस dy/dx - 2y = 0 का हल है। देखिए बच्चों, हम इसका सॉल्यूशन किस प्रकार से निकालेंगे? सबसे पहले जो हल मुझे दिया गया है y बराबर a e² - 2x
प्लस बी ई की पावर एक्स, इसको मैं यहाँ पे समीकरण नंबर 1 मान के चलूंगा। अब देखिए बच्चों, हम इसका सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे। दिए गए सॉल्यूशन में मैं सबसे पहले यहाँ पे स्विच अचर की संख्या का निर्धारण करूंगा। उसके बाद में जितनी स्विच अचर इसके हल में आए हैं उतनी बार ही मैं इस हल का अवकलन करूंगा और स्विच अचरों को मैं यहाँ से विलोपित कर कर जो मुझे अवकलन समीकरण प्राप्त होगी वो ये अवकलन समीकरण होनी चाहिए बच्चों। तो देखिए बच्चों, हम यहाँ पे कौन सी विधि लगा रहे हैं इसको सोल्व करने की, जो विधि हमने 12.2 में पढ़ी थी। एक बार फिर समझ लीजिए बच्चों, 12.2 में हमने जो विधि पढ़ी थी, मैं यहाँ पे वो विधि अप्लाई कर रहा हूँ। दिए गए सॉल्यूशन से मैं अवकलन समीकरण प्राप्त करने की कोशिश करूँगा, जिसका मेथड आपको बहुत अच्छे से पता है कि यहाँ पे जितने स्विच अचर हैं उतनी ही बार अवकलन करके जो हमें 3 समीकरण प्राप्त होगी, उन तीनों ही समीकरण से स्विच अचर ए और बी का विलोपन करके मुझे ये अवकलन समीकरण जो है वो प्राप्त करनी है। तो ये बात प्रूफ हो जाएगी कि दिया गया सॉल्यूशन इस अवकलन समीकरण से संबंधित है। देखिए बच्चों, चूंकि यहाँ पे 2 स्विच अचर हैं ए और बी, इस वजह से मैं इस हल का समीकरण नंबर 1 का 2 बार यहाँ पे अवकलन करूंगा एक्स के सापेक्ष। जब मैं पहली बार अवकलन करूंगा तो मुझे मिलेगा यहाँ पे dy बाई डी एक्स बराबर ए ई की पावर माइनस 2x का अवकलन माइनस का 2 ए ई की पावर माइनस का 2x होगा और बी ई की पावर x का अवकलन बी ई की पावर x होगा और यहाँ पे मुझे समीकरण नंबर 2 प्राप्त हो जाएगी। अब देखिए बच्चों, जब मैं इसका द्वितीय कोटि का अवकलन करूंगा तो मुझे यहाँ पे क्या प्राप्त होगा, मुझे मिलेगा यहाँ पे डी स्क्वेयर वाई बटे डी एक्स स्क्वेयर, माइनस 2 को माइनस 2 से फिर गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 4 ए ई की पावर माइनस का 2x और बी ई की पावर x का अवकलन जो है वो बी ई की पावर x ही होगा। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर मैंने समीकरण नंबर 3 जो है वो प्राप्त कर ली। अब देखिए बच्चों, इन तीनों समीकरणों से मुझे a और b का विलोपन करना है। तो देखिए बच्चों, इसका संदर्भ में मैं यहाँ पे क्या करने जा रहा हूँ, मैं यहाँ पे समीकरण नंबर 3 में समीकरण नंबर 2 को जोड़ूंगा। तो देखिए बच्चों, मुझे क्या मिलेगा, डी स्क्वेयर वाई बटे डी एक्स स्क्वेयर प्लस में डी वाई बटे डी एक्स, डी स्क्वेयर वाई बटे डी एक्स स्क्वेयर प्लस में डी वाई बटे डी एक्स। और यहाँ पर देखिए बच्चों, ऐसा करने से दोनों समीकरण को जोड़ने से मुझे क्या मिलेगा, 4 ए ई की पावर माइनस 2x में जब माइनस का 2 ए ई की पावर माइनस 2x जोड़ूंगा तो मुझे यहाँ पर 2 ए ई की पावर माइनस 2x मिलेगा। बी ई की पावर x में जब बी ई की पावर x को जोड़ूंगा बच्चों तो मुझे यहाँ पे 2 बी ई की पावर x मिलेगा। और जैसे इन दोनों पदों में से बच्चों मैं यहाँ पे 2 कॉमन लूँगा तो मुझे अंदर ए ई की पावर माइनस का 2x और प्लस में बी ई की पावर x मुझे प्राप्त हो जाएगा। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर क्या आएगा, डी स्क्वेयर वाई बटे डी एक्स स्क्वेयर प्लस में देखिए बच्चों यहाँ पर आएगा डी वाई बटे डी एक्स बराबर में 2 इंटू में, और यहाँ पर ब्रैकेट में जो पद आया बच्चों वो समीकरण नंबर 1 के अनुसार वापस किसके इक्वल होगा, y के इक्वल। तो मैं यहाँ पे y रखूँगा और ये कहाँ से आया बच्चों, यहाँ पे समीकरण 1 से। और जब मैं यहाँ पे 2y को लेफ्ट हैंड साइड में लेके जाऊँगा तो देखिए बच्चों, मुझे यहाँ पे कौन सी अवकलन समीकरण प्राप्त होगी, डी स्क्वेयर वाई बटे डी एक्स स्क्वेयर प्लस डी वाई बटे डी एक्स और माइनस का 2y बराबर 0। तो बच्चों, आप खुद देख सकते हैं कि a और b का विलोपन करने के बाद जो अवकलन समीकरण मुझे प्राप्त हुई है उसी अवकलन समीकरण को मुझे यहाँ पे प्रूफ करना था, या यूं कहिए कि इस हल को इसी अवकलन समीकरण का मुझे प्रूफ करना था। तो यहाँ पर स्विच अचरों का विलोपन करके हम इस अवकलन समीकरण को प्राप्त करके ये सिद्ध कर सकते हैं कि दिया गया सॉल्यूशन जो है वो इसी अवकलन समीकरण से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए बच्चों, यहाँ पे हमें सिद्ध करना है कि y बराबर c माइनस एक्स बटे 1 प्लस सी एक्स जो है वो अवकलन समीकरण 1 प्लस एक्स के डी वाई बाई डी एक्स प्लस 1 प्लस वाई स्क्वायर बराबर 0 का एक हल है। देखिए बच्चों, यहाँ पर इसका सॉल्यूशन निकालने का जो तरीका होगा बच्चों वो हम इस प्रकार से करेंगे कि हम यहाँ पे अवकलन समीकरण को लेके चलेंगे और उसका सॉल्यूशन निकालेंगे जो कि y बराबर c माइनस एक्स बटे 1 प्लस सी एक्स के रूप में हमें प्राप्त होगा। देखिए बच्चों, सवाल पे डिपेंड करता है कि इसमें कौन सा तरीका जो है वो सबसे बेस्ट होगा। अगर आप यहाँ पे ये सॉल्यूशन लेके चलते हो और आप चाहोगे कि यहाँ पे अचर राशि c का मैं विलोपन कर दूँ, तो देखिए बच्चों, c जो है वो जरूरी नहीं है कि कौन सी पर्टिकुलर वैल्यू को अचर राशि को c माना गया। कई बार होता है tan इनवर्स x, tan इनवर्स 2 आ गया तो उसको भी c माना हुआ हो सकता है log 5 आ गया तो उसको भी c माना हुआ हो सकता है। तो ये जो c है बच्चों, ये वास्तविक वैल्यू नहीं है बल्कि किसी अचर राशि को c के इक्वल माना गया है। इस वजह से बच्चों यहाँ से सॉल्यूशन निकालना थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। तो बच्चों, यहाँ पे इसका जो सबसे बढ़िया तरीका होगा वो ये होगा कि यहाँ पे मैं इस अवकलन समीकरण को लेके चलूंगा और वहां से मैं सॉल्यूशन निकालूंगा जो कि y बराबर c माइनस एक्स बटे 1 प्लस सी एक्स के रूप में प्राप्त होगा। या आप यूं कहिए कि जब भी किसी सॉल्यूशन में c आ जाए अचर राशि के तौर पे
तो आपका जो तरीका होगा सोल्व करने का वो ये होना चाहिए बच्चों, या बेस्ट तरीका जो होगा कि आप अवकलन समीकरण को सोल्व करिए और वो हल जो है वो प्राप्त करिए। देखिए बच्चों, मैं इसका सोल्यूशन कैसे निकालूंगा। मैं यहाँ पे इसका अवकलन समीकरण को लेके चल रहा हूँ, जो कि मुझे दी गई है 1 + x² dy/dx, और प्लस में है मेरे पास यहाँ पे 1 + y² और बराबर में 0। देखिए बच्चों, अवकलन समीकरण को हल करने की जो विधियां हैं वो हम आगे वाली एक्सरसाइज में पढ़ने वाले हैं। बीच में यहाँ पे एक क्वेश्चन आ गया तो मैं आपको थोड़ा सा प्रारंभिक तौर के ऊपर इसका नॉलेज दे देता हूँ। यहाँ पे अवकलन समीकरण को हल करने की 3 विधियां हम लोग पढ़ने वाले हैं। पहली विधि होगी बच्चों यहाँ पे चरों का पृथक्करण। पहली विधि होगी यहाँ पे चरों का पृथक्करण विधि। दूसरी जो विधि है बच्चों वो होगी यहाँ पे समघात अवकलन समीकरण। तीसरी जो विधि होगी बच्चों वो होगी यहाँ पे रेखिक अवकलन समीकरण को हल करने की विधि। तो देखिए बच्चों, मैं यहाँ पे सब अभी कौन सी विधि यहाँ पे इस्तेमाल करने वाला हूँ, अवकलन समीकरण को हल करने की पृथक्करण विधि। पृथक्करण विधि के बारे में हम पढ़ेंगे बच्चों। पृथक्करण विधि क्या होती है बच्चों, यहाँ पे हम लोग दोनों चरों x और y का हम पृथक्करण करेंगे, यानी y के पास y जाएगा और dy जाएगा और x वाले पदों के पास dx जाएगा। तो देखिए बच्चों, मैं यहाँ पे चरों का पृथक्करण करूँगा तो सबसे पहले 1 + x² यहाँ पे dy/dx रहेगा और बराबर में चला जाएगा माइनस का 1 + y²। अब आप देखेंगे बच्चों, यहाँ पे dy के बट्टे में ये 1 + y² जब इधर आएगा तो भाग में यहाँ पे आ जाएगा 1 + y² और यहाँ पे माइनस का चिन्ह एज इट इज रहेगा, और 1 + x² dx जब पक्षांतरण होके जाएगा तो वो बन जाएगा dx/1 + x²। तो देखा बच्चों, dy के बट्टे में y का पद आ गया तो यहाँ पे y के पास y का चर आ गया, और यहाँ पे dx के बट्टे में x का पद आ गया। तो हम कह सकते हैं कि हमने यहाँ पे चरों का पृथक्करण कर दिया, x की तरफ x आ गया, y की तरफ y आ गया। अब देखिए बच्चों, हम हमेशा जब भी चरों का पृथक्करण विधि इस्तेमाल करेंगे और इस प्रकार से चर जब अलग अलग हो जाएं तो हमें उसके बाद में करना होता है दोनों पक्षों में समाकलन। दोनों पक्षों में करना होता है समाकलन। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे dy/1 + y² का इंटीग्रेशन आप बहुत अच्छे से जानते हैं बच्चों, ये हो जाएगा tan 1y, क्योंकि tan 1y का अवकलन क्या होगा 1/1 + y², तो 1/1 + y² का समाकलन हो जाएगा tan 1y। यहाँ पे देखिए बच्चों माइनस का और इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा tan 1x। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे मुझे एक अचर राशि भी जोड़नी होगी, चूंकि यहाँ पे पद जो है वो tan 1 के रूप में आ रहे हैं, इस वजह से मैं यहाँ पे अचर राशि tan 1 c मान के चलूँगा, जिसके बारे में मैं पहले बात कर रहा था कि यहाँ पे अचर राशि c जो है वो किस रूप में आई है, इसका पता लगाना अभी संभव नहीं है। तो देखिए बच्चों, मैंने यहाँ पे अचर राशि tan 1 c इसलिए माना है क्योंकि यहाँ पे tan 1 के पद आए हैं। अगर यहीं पे log के पद आए होते तो मैं यहाँ पे अचर राशि के तौर पे यहाँ पे log c मानता, जिसकी कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन सवाल की सहूलियत के हिसाब से आपको अचर राशि का निर्धारण करना पड़ता है। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर ये हो जाएगा tan 1 y बराबर मैं tan 1 c को लिखूँगा पहले और माइनस के tan 1 x को लिखूंगा बाद में। और अब देखिए बच्चों, मैं यहाँ पे tan 1 x माइनस tan 1 y का फॉर्मूला बनाऊंगा, तो ये बन जाएगा बच्चों tan 1 x माइनस y बट्टे 1 + xy। तो देखिए बच्चों, फॉर्मूला हो गया tan 1 x माइनस tan 1 y, यानी कि tan 1 x माइनस y बट्टे 1 + xy। तो देखिए बच्चों, tan 1 y के इक्वल में अपने पास ये वैल्यू आ गई, tan 1 से tan 1 हो जाएगा कैंसिल, तो हमारे पास बचेगा y बराबर c माइनस x बटे 1 + cx, जो कि इस अवकलन समीकरण का सॉल्यूशन होगा। और इसी सॉल्यूशन को बच्चों हमें इस अवकलन समीकरण का प्रूफ भी करना था। तो देखा बच्चों, हमने यहाँ पे अवकलन समीकरण में पृथक्करण विधि लगाकर हमने जो सॉल्यूशन निकाला है, ये वही सॉल्यूशन आया है जिसको मुझे इस अवकलन समीकरण का सॉल्यूशन प्रूफ करना था। तो यहाँ पर हमने ये सॉल्यूशन जो है वो इस अवकलन समीकरण का प्रूफ कर दिया है। तो देखिए बच्चों, आज के लिए हम लोग इतना ही करेंगे। हमने यहाँ पे आज सॉल्यूशन को अवकलन समीकरण का प्रूफ करने के लिए अलग अलग मेथड्स यहाँ पे यूज किए हैं। सॉल्यूशन को लेकर अवकलन समीकरण प्राप्त की है, अवकलन समीकरण को लेकर सॉल्यूशन प्राप्त किया है, या फिर सॉल्यूशन से हमने लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड बराबर की है अवकलन समीकरण की। ये डिपेंड करता है सवाल पे और सिचुएशन पे, जो कि ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास से आप लोग पता कर पाएंगे। तो आप मेहनत के साथ लगे रहिए। और मैं आपको एक ज़रूरी सूचना भी दे देता हूँ बच्चों, 8 अगस्त को परसों जो आपका मैथमेटिक्स का टेस्ट होना है बी और सी दोनों ही सेक्शन के लिए, 12th बी और 12th सी दोनों ही सेक्शन के लिए जो सिलेबस रहेगा बच्चों, वो समाकलन में 9.1 से लेकर 9.5 तक की
एक्सरसाइज के क्वेश्चन यहाँ पे आएंगे। आप किसी भी प्रकार से डाउटफुल ना रहें और आप उसकी अच्छे से तैयारी करिए। ये आपका पहला टेस्ट है, पूरी ईमानदारी बरतिए। और मैं सभी पेरेंट्स से भी आग्रह करना चाहूँगा कि वो इस टेस्ट के दौरान जो है अपने बच्चों के पास बैठें, क्योंकि ये उनका कर्तव्य है। अभी वो आपके पास हैं, जब स्कूल में आएंगे तो हम उनकी पूरी जिम्मेदारी लेंगे। तो फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। मेहनत करते रहिए, कोई भी डाउट हो पूछिएगा। जय हिंद, जय भारत।